ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार। संघर्षों से भरा जीवन कई बार बेहद मुश्किल लगने लगता है। इतने सारे उलझनों के बाद क्या जीवन सही से आगे बढ़ पाएगा? क्या हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल हो पाएंगे? क्या ये अंधेरा छटेगा? इन सब तमाम विषयों पर सोचते सोचते कई बार हम हताश और निराश हो जाते हैं। लेकिन संयम, संकल्प और समर्पण के सहारे ही जीवन में आगे का रास्ता बनता है और धीरे धीरे ही सही उम्मीद का सूरज जरूर निकलता है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में ऐसा लगा कि सब कुछ सिमटने वाला है, लेकिन धीरे धीरे प्रयोगशालाओं से अच्छी खबर आई, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की मेहनत ने रंग लाया और अब भारत 100 करोड़ से ज्यादा कोविड डोज लगाकर एक उपलब्धि हासिल कर चुका है। कोरोना के प्रति आप सजग रहें, सचेत रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे। डॉक्टर संजय, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर संजय, वयस्कों की वैक्सीन के बाद अब नजरें बच्चों की वैक्सीन पर है और आज खबर आई कि जाइडस कैडिला की जो वैक्सीन है उसके लिए सरकार ने कीमत तय कर दी है। लेकिन आम जन ये जानना चाहते हैं कि ये वैक्सीन बच्चों को कब से लगने लगेगी, शुरू में किन बच्चों को ये वैक्सीन लगेगी और क्या ये वैक्सीन 3 डोज में लगेगी? क्या कहेंगे आप? देखिए, बच्चों के वैक्सीन के बारे में क्लैरिटी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी एडल्ट वैक्सीन के बारे में जी। अगर आप यूएस की और यूके की करंट गाइडलाइंस देखें तो यूएस में बच्चों की वैक्सीनेशन हो रही है, यूके में वॉलेंट्री है जी। और अगर आप उनकी ट्रैवल लिस्ट देखें, जो अभी आपने पढ़ा होगा कि आज से उन्होंने अपने बॉर्डर्स खोल लिए हैं सारे ट्रैवलर्स के लिए जी, तो उसमें भी उन्होंने एडल्ट्स को तो वैक्सीनेशन मैंडेटरी रखा है, बच्चों का वैक्सीनेशन कोई मैंडेटरी नहीं है। वो बस कोविड पीसीआर की एक नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जा सकते हैं। भारत में भी इस विषय पर कई बार चर्चा हुई है और अभी भी हो रही है और अभी कोई गाइडलाइन आई नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने जो अभी आपने बताया कि जाइडस की वैक्सीन खरीदी है या खरीदने का प्रस्ताव है 1 करोड़ वैक्सीन का जी। तो ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन चालू होगा और 12 से 18 वर्ष के बच्चों को दिया जाएगा और उसमें भी प्राथमिकता उन बच्चों को होगी जो किसी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे उनको पहले से कोई इम्यून मेडिएटेड डिसऑर्डर है या कोई इम्यूनो सप्रेसेंट पर है या कुछ और कारण है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कोविड के लिए वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है या ससेप्टेबल है। तो हमें भारत सरकार की डिटेल्ड गाइडलाइन का इंतजार करना चाहिए। और एक आज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक समाचार पढ़ा कि एक सर्वे था कि पेरेंट्स से पूछा गया कि कितने लोग वैक्सीन लगवाएंगे, कितने लोग नहीं लगवाएंगे जी। तो यह ऐसा देखकर लगता है कि इसके बारे में काफी चर्चा की जरूरत है और हमारे साइंटिस्ट या हमारे जो डिसीजन मेकिंग जो हमारा ग्रुप है वह इस पर चर्चा कर रहा है और उम्मीद है कि जल्दी ही इसके बारे में गाइडलाइन आएंगे और उसका हमें इंतजार करना चाहिए और जैसे ही गाइडलाइन आएंगे मेरे ख्याल से वैक्सीनेशन चालू होगा। डॉक्टर संजय, जब 18 वर्ष के ऊपर के लोगों की वैक्सीन आई, बहुत सारी हिचक रही, शंका रही लोगों के मन में और अब भी समाज का एक वर्ग ऐसा है जो इसी कारण वैक्सीन नहीं लगवा रहा है। उसके लिए घर घर दस्तक जैसे अभियान भी चल रहे हैं। आपने बच्चों का जिक्र किया। अभिभावक ये सोच रहे हैं कि बच्चों में कोरोना के बहुत कम मामले सामने आए हैं, तो क्यों हम अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं? जब से भी शुरू हो, स्वस्थ है बच्चा, खुशहाल है, वैक्सीन लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इस मानसिकता पर क्या कहेंगे आप?
देखिए, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक एंजाइटी तो होती है। जैसे जब वैक्सीन आई थी तब भी आपने देखा कि जो सेकेंड वेव आया उसके पहले कोई वैक्सीन लगवाने जाता ही नहीं था। जी और सेकेंड वेव के बाद लोगों ने देखा किस तरह से जो तांडव मचा कोविड का, उसके बाद वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत तेजी से आगे बढ़ी। जी बच्चों का जो मामला है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए डिफरेंट है कि बच्चों को अगर हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, लेस देन 10 और मोर देन 10, जी तो मोर देन 10 वाले जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी एडल्ट के काफी क्लोज होती है। तो मे बी उसके बारे में एक क्लैरिटी है कि हो सकता है कि 12 से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाया जाए। जी लेकिन लेस देन 10 वाले जो बच्चे हैं उसमें कोविड के कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ही रेयर हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। पूरी दुनिया का डाटा यही कहता है। जी बिकॉज ऑफ दियर इम्यून सेटअप, उनकी इम्यूनिटी कुछ इस तरह की होती है कि उनमें साइटोकाइन स्टॉर्म्स की इंसिडेंस कम होती है, और एक उनकी इम्यून की जो बनावट है, इम्यूनिटी सिस्टम है, जी वो डिफरेंट है एडल्ट के कंपैरिजन में। तो लेस देन 10 इयर्स की वैक्सीनेशन मुझे लगता है कि अभी नहीं होगा, बट भारत सरकार की गाइडलाइन क्या आएगी इसके बारे में मुझे नहीं पता है। लेकिन लेस देन 10 इयर्स के वैक्सीनेशन के बारे में है कि लगता है कि वैक्सीनेशन अभी नहीं होगा, बाद में होगा, नहीं होगा। लेकिन मोर देन 10 इयर्स या कह सकते हैं कि मोर देन 12 इयर्स के ऊपर का वैक्सीनेशन जी फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप हो सकता है जल्दी चालू हो जाए और बाकी बच्चों के लिए बाद में चालू हो जाए। लेकिन हमें भारत सरकार की गाइडलाइन का इंतजार करना चाहिए। डॉक्टर संजय, ये जो मौसम है भारत में, इसमें डेंगू के बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, वायरल फीवर के बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जिन लोगों को बुखार हो रहा है या इस तरह की समस्या हो रही है, उनमें से बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो वायरल मानकर खुद ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कुछ जगहों पर यह भी प्रकाशित हुआ है कि जो लंबे समय तक का वायरल है वो कई बार कोरोना का रूप ले लेता है। क्या कहेंगे आप इस पर? और वैसे लोग जो वायरल से परेशान हैं लंबे समय से, क्या उनको कोरोना जांच करवानी चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो मौसम है इसमें कई तरह के इन्फेक्शन और कई तरह के वायरल इन्फेक्शन जैसे डेंगू इन्फेक्शन या अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन काफी हो रहे हैं। और लेकिन कुछ सिम्टम है जिससे डिफरेंस किया जा सकता है, लेकिन कई बार सिम्टम बड़े ओवरलैपिंग होते हैं कि कोविड के सिम्टम है और वायरल फीवर के सिम्टम है, वो काफी ओवरलैपिंग सिम्टम होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सिम्टम्स ओवरलैपिंग है और आपको जांच की जरूरत है तो आप जरूर जांच कराएं। लेकिन हर वायरल फीवर अभी इस सीजन में जो हो रहा है वो कोविड नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा डेंगू के मामले भी काफी आ रहे हैं और बीच में तो मतलब एक हफ्ते पहले का डेटा था कि रोज 200-250 पेशेंट्स आ रहे थे डेंगू के। अब पिछले 2-4 दिनों से इनकी संख्या में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, लेकिन डेंगू काफी हुआ है। और अगर आप पेरिफेरी देखें, जैसे यूपी का डेटा देखें या राजस्थान का डेटा देखें या हरियाणा का डेटा देखें, तो वहां भी डेंगू के केसेस काफी आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे विंटर सेट इन करेगा वैसे वैसे ये संख्या कम होती जाएगी। लेकिन हमें हमेशा सजग रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। और अगर कभी भी हमें ऐसा लगता है कि आपके सिम्टम कोविड के सिम्टम हो सकते हैं तो बेहिचक जांच कराएं। बेहतर है जांच करा लेना रादर देन वेट करना। जी हाँ, बिल्कुल जांच करवाइए और किसी भी तरह की शंका का निवारण करिए। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ जी हैं। गुरुनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जी नमस्कार। नमस्ते। हेलो जी नमस्कार गुरुनाथ जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरा सवाल है सर अभी जो हमारे यहाँ जो वैक्सीन जो बनी है जी सर, अभी मैं सुना हूँ कोई टैबलेट भी आने वाली है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनी हुई है और नेजल से भी जो देने वाली वो भी आएगी। सर इसका जो मतलब ये जो हमेशा के लिए इसका खात्मा होने के लिए सर ऐसा कुछ रिसर्च संशोधन हमारे देश में या बाहर के देश में इसको जड़ से खत्म कर देने वाले ऐसी कोई मतलब दवाई आने वाली है आगे? और बीच में सर मैं ये जो समाचार में सुना था
कि ये बीमारी आदमियों में आई कैसे, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो समिति स्थापन हुई थी, जो चाइना में जाके पता लगाने वाली थी, तो सर इसका कुछ पता चला है सर? थैंक यू। एक बड़ा सवाल है डॉक्टर संजय कि ये बीमारी कुछ ऐसी दवाई आ जाए जो पूरी तरह खत्म हो जाए। ये टैबलेट की बात कर रहे हैं जिसको आपातकालीन मंजूरी मिली है कुछ देशों में। जी, इनके सवाल काफी अच्छे हैं और मैं इनको बधाई देता हूं कि इन्होंने इतने अच्छे सवाल पूछे हैं। तो इनके सवाल का मैं बारी बारी से आंसर दूंगा। पहले तो टैबलेट के बारे में आंसर दूंगा जी। देखिए, कोई भी बीमारी जब आती है तो उसका पूरी तरह से खात्मा नहीं होता है। आप देखें, स्मॉल पॉक्स का खात्मा हो गया जी। लेकिन उसको खात्मा होने में कई साल लगे और वो भी वैक्सीनेशन से ही खात्मा हुआ जी। लेकिन बाकी बीमारियां जैसे अब मीजल्स है या जो भी इन्फेक्शस डिसऑर्डर है वो अभी भी होते हैं, बीच बीच में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो जाते हैं वैक्सीनेशन के बाद भी जी। तो कोई भी बीमारी बिल्कुल जड़ से नहीं जाएगी। मुश्किल है जाना, हो सकता है चली जाए जी। लेकिन हमारा लक्ष्य होता है कि बीमारी एंडेमिक हो जाए और बीमारी इस लेवल पे हो जाए कि हम उसको एज ए पब्लिक हेल्थ उसको हम मॉनिटर कर सकें और उसको कंट्रोल में रख सकें। जी। तो कोविड का भी कुछ यही होगा। वैक्सीनेशन काफी हुआ है और अपना देश का ही वैक्सीनेशन देखें तो मोर देन 70% सिंगल डोज और मोर देन 30-35% डबल डोज वैक्सीनेशन हो चुका है। दिल्ली का डेटा तो ऑलमोस्ट 90% फर्स्ट डोज और मोर देन 50% सेकेंड डोज हुआ है। जी। तो वैक्सीनेशन के साथ आपने टैबलेट की बात की, 2 टैबलेट्स अभी अप्रूव हुई हैं रिसर्च के लिए। जी। एक मर्क की टैबलेट है और दूसरा है फाइजर का। जी। तो जो मर्क की टैबलेट है उसमें 50% ऐसा है कि 50% चांस है कि पेशेंट को सीवियर कोविड नहीं होगा जी। और फाइजर का डेटा कहता है कि 89% सीवियर कोविड नहीं होगा और मोर्टेलिटी जो उन्होंने 100% क्लेम की है कि नहीं होगा। जी। ये बड़े ही इनकरेजिंग साइंस है। इसलिए इनकरेजिंग साइंस है कि अगर टैबलेट आती है और टैबलेट इफेक्टिव होती है जी। तो जो वैक्सीनेशन के बाद जो ब्रेक थ्रू केसेज होंगे जी। उन केसेस को कंट्रोल करने में इससे काफी मदद मिलेगी और पब्लिक के मन में एक फियर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। कि अगर कोविड हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, हमारे पास टैबलेट है। जी। तो हमें लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए। जो ब्रिटेन का डेटा आप बता रहे थे कि वहां अप्रूवल मिला है, जी। उन्होंने मर्क के और फाइजर के कुछ टैबलेट्स खरीदे हैं और वहां एक पब्लिक हेल्थ सिस्टम की तरफ से एक रिसर्च शुरू होने वाला है। जी। तो हमें लगता है कि अगले 1-2 महीनों में क्लैरिटी आ जाएगी कि ये टैबलेट कब अवेलेबल होंगे, कितनी मात्रा में अवेलेबल होंगे। लेकिन ये बहुत ही इनकरेजिंग साइंस है और ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में वैक्सीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार ये टैबलेट ही होगा। जी बिल्कुल। इन्होंने एक और सवाल पूछा था कि एक खात्मा के बारे में कि कोई साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अगर रिसर्च नहीं होता तो वैक्सीन नहीं आती इतनी जल्दी। आपने देखिए पिछले मार्च से में कोविड आया भारत में, चाइना में तो नवंबर 2019 में आ चुका। लेकिन अगर रिसर्च नहीं होता तो 1-1.5 साल के अंदर इतनी वैक्सीनेशन और टैबलेट्स नहीं आते। बिल्कुल ठीक। और एक इनका और सवाल था, इन्होंने पूछा था कि एक अंतर्राष्ट्रीय समिति बनी थी कोविड को पता लगाने के लिए, कोविड कहाँ से आया। तो देखिए, समिति बनती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास होते हैं, लेकिन कई बार इसका पता नहीं भी चल पाता है जी कि कहाँ से आया, क्योंकि पहले हाइपोथेसिस थी कि एनिमल से आए, ह्यूमन में आए, फिर आया कि ह्यूमन से आया, फिर आया कि लैब से आए। तो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आगे चल के पता चल पाए, लेकिन हो सकता है कि नहीं भी पता चल पाए। जी बिल्कुल ठीक। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं। रिंकी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर नमस्कार। नमस्ते। और आपके साथ एक सर है, उन्हें भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर जैसे अभी हमने देखा कानपुर में जो जीका वायरस है वो बहुत ज्यादा ये मतलब अपना जो पैर है वो पसार रहा है। एक्चुअली हम मान सकते हैं कि तीसरे वायरस का ये मतलब आसार है कि आशंका है कि ये तीसरा वायरस है। क्या ये जीका कोरोना का नया वेरिएंट है या एक नई महामारी का रूप ले लेगा, इससे संबंधित इनका सवाल है। जी, ये कोरोना की तीसरा लहर और जीका वायरस में कोई कोरिलेशन नहीं है। ये दोनों अलग अलग इन्फेक्शन है
और कोरोना का वायरस अलग है, जीका वायरस अलग है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कानपुर में इसके काफी केसेज आए हैं, करीब 80 to 90 केसेज आए हैं जीका वायरस के। तो हमें लगता है कि वहाँ का पब्लिक हेल्थ सिस्टम इसकी तरफ काम कर रहा है और जल्दी ही इस पर कंट्रोल पा लिया जाएगा। जी डॉक्टर संजय, इससे पहले कि अगले कॉलर के साथ जुड़े, एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के कई जगहों पर 4 दिन तक चलने वाला छठ महापर्व आज से शुरू हो गया। कहते हैं जहां पर विज्ञान के तर्क समाप्त होते हैं वहीं से आस्था शुरू होती है। छठ एक ऐसा त्योहार है कि वहां घाटों पर बहुत सारे व्रती जाते हैं, भीड़ लगती है और वहां सुरक्षित दूरी का पालन करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसे में उन व्रतियों को आप क्या सलाह देंगे जो पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं? उनको क्या सलाह देंगे कि क्या सावधानी बरती जाए इस त्योहार में? देखिए, जब से कोविड आया है कितने धार्मिक अनुष्ठान टाले गए हैं, और अब अगर इस साल की बात करें तो लोगों ने दुर्गा पूजा भी मनाया, लोगों ने दिवाली भी मनाई, छठ भी मनाएंगे, लेकिन सबसे अनुरोध यह है कि भीड़ न लगाएं। जैसे आपने देखा दुर्गा पूजा आपने ऑनलाइन रामलीला देखी, दिवाली घर में रह के अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मनाई। तो उसी तरह मेरा आग्रह तो यही है कि छठ भी इसी तरह से मनाएं और भीड़ भाड़ न लगाएं, क्योंकि अगर आप भीड़ भाड़ करेंगे तो जो हमने मेहनत की है 1.5 साल में वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जी बिल्कुल, अगर आप नदी पर जाएं यही विकल्प नहीं है, आप अपने छत पर भी जल थोड़ा सा जमा करके छठ में सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर संजय ने कहा कि जो सरकार की मेहनत है, ये आप सबके सहयोग से ही ये संभव हो पाया है कि भारत में कोरोना संक्रमण की दर को हमने बहुत ज्यादा संकुचित कर दिया है। ये फिर से विकराल रूप न ले ले, तीसरी लहर की आशंका न आ जाए, इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि पर्व त्योहार में जो सरकारी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें और जहां तक संभव हो सके घर पर, छत पर ही छठ मनाएं। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमने दोनों डोज ले लिए हैं, अब ये बताओ हमें एक्स्ट्रा डोज की जरूरत पड़ेगी क्या, और कोरोना से हम अपना बचाव कैसे कैसे करें? क्या बूस्टर डोज की जरूरत है डॉक्टर संजय? देखिए, बूस्टर के बारे में अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। अभी तो पूरा विश्व पहले डोज और दूसरे डोज की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आगे चलकर बूस्टर डोज के बारे में भी सरकार कुछ विचार करेगी, खासकर उस ग्रुप के लिए। जैसे अगर आप यूके का डेटा देखें तो जो एल्डरलीज हैं या जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको बूस्टर डोज दिया जा रहा है। तो हर कंट्री की अपनी गाइडलाइंस है, यूएस की अपनी गाइडलाइन है, इजराइल की अपनी गाइडलाइन है, भारत सरकार की भी अपनी गाइडलाइन आएगी। हमें उसका इंतजार करना चाहिए, और कब आएगी और किस ग्रुप के लिए आएगी हमारे साइंटिस्ट या हमारी जो रिकमेंडेशन कमेटी है वो डिसाइड करेगी सारे तथ्यों के आधार पर। तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए, और जैसे ही इसके बारे में कोई गाइडलाइन आएगी आपको अलग अलग तरह से सूचित किया जाएगा। दिल्ली के गांधीनगर से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आनंद जी नमस्कार। नमस्ते। आप जितने ज्यादा श्रोता मिलते हैं उसके लिए भी आपको दोबारा से धन्यवाद। जी शुक्रिया, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे कि अप्रैल के महीने में एक पेशेंट कोरोना से दाखिल हुआ था जी, तो उसकी वाइफ को भी कोरोना हो गया था, पर उसको मालूम नहीं था जी। जब उसने अपने घर बातचीत करी तो पता चला कि उसकी वाइफ भी आईसीयू में भर्ती है जी। उसी समय वो एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई जी। तो इसका रीजन क्या है? आप तो एक्सपर्ट है, पंत हॉस्पिटल के हार्ट स्पेशलिस्ट है, बताइए। डॉक्टर संजय मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर संजय, फिर भी आप क्या कहेंगे इस सवाल के जवाब में? इनका सवाल मुझे स्पष्ट सुनाई नहीं दिया, कि आप उसे दोहरा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि इनके पड़ोस में एक व्यक्ति को कोरोना हुआ, वो अस्पताल में भर्ती थे, उनकी पत्नी को भी कोरोना हो गया, और जब पुरुष को ये पता चला कि उनकी पत्नी कोरोना के कारण आईसीयू में भर्ती हैं, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिससे कि उनकी मौत हो गई। देखिए, एक ही बीमारी का प्रभाव दो लोगों पे अलग अलग होता है। तो इस जो आपने एक आइसोलेटेड बात कही, आइसोलेटेड घटना बताई जी,
इसमें ऐसा हो सकता है कि दोनों की इम्यूनिटी अलग अलग हो, जी, एक को सीवियर हो, एक को माइल्ड हो, या ये भी हो सकता है कि कोरोना के बाद कई बार हार्ट अटैक होता है। जी, जैसे अगर आपको कोई चीज सुनाई दे और आप प्रोन है, जैसे कोरोना में प्रोथ्रोम्बोसिस इवेंट्स काफी होते हैं, जैसे स्ट्रोक है या हार्ट अटैक है, काफी होते हैं। जी, तो आप प्रोन हैं, आपको कोविड हुआ है, आपने किस तरह की घटना सुनी और उसके सुनने से आपके अंदर एक कह सकते हैं कि और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो गया और आपको हार्ट अटैक होना था, हो गया, जी, बिकॉज आप प्रोन थे, बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन इस घटना को सुनने से आपको अचानक से हार्ट अटैक हो गया। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जब तक पूरी जानकारी, पूरे तथ्य सामने ना आए, ये बताना संभव नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो इसको हम दो चीजों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक जी। तो इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी अलग अलग होती है। दूसरा हो सकता है कि कोई थ्रोम्बोटिक इवेंट हुआ हो जिससे कि सडन डेथ हुआ हो। जी हाँ, बिल्कुल। हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है और उसकी प्रतिकार क्षमता भी अलग अलग होती है, जैसा कि डॉक्टर संजय बता रहे हैं। डॉक्टर संजय, ठंड का मौसम भारत में शुरू हो गया है और हल्की हल्की ठंड जो है वो सुबह शाम भारत के कई हिस्सों में लोग महसूस कर रहे हैं। जब पिछले साल कोरोना की शुरुआत हुई, कहा गया गर्म पानी ज्यादा से ज्यादा पीने की जरूरत है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और भी कई तर्क दिए गए। बहुत सारे श्रोता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जानना चाहते हैं कि क्या गर्म पानी पीने का कोई कनेक्शन है कोरोना से? देखिए, कुछ भी करें, गर्म पानी पिए या जो भी आप करें, उसमें ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। हमने देखा है कि लोग बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जाते हैं जी, कि गर्म पानी पी रहे हैं तो 10 बार पी रहे हैं, 20 बार पी रहे हैं। जी, आप जो भी करें उसको एक रूटीन के माध्यम से करें। एक बार पी लिया, 2 बार पी लिया, लेकिन उसके लिए हमने देखा जो ऑब्सेशन है, जो एंजाइटी है, वो गलत है। जी, तो आप जो भी आपको ठीक लगता है आप करें, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि गर्म पानी पीते हैं या ठंडा पानी पीते हैं। लेकिन अगर आपको उसमें आस्था है तो आप 1-2 बार पी लें, 1-2 बार अगर आपको गार्गल करना है तो कर लें, लेकिन ऑब्सेस्ड ना हो। जी, बिल्कुल। अति न करें, यही डॉक्टर संजय कह रहे हैं। बिहार से जावेद अहमद अंसारी जी जुड़ गए हैं। जावेद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते मैं पूछना ये चाहता हूँ सर आपसे जी, कि मैं प्रोटोकॉल का पालन भी करता हूँ और दोनों डोज मैं वैक्सीन का ले चुका हूँ और हमें थायराइड और शुगर भी है। जी, हमें इन चीजों से सावधानियां बरतनी पड़ेगी। जी डॉक्टर संजय। देखिए, आपको सावधानी है भीड़ भाड़ से, आपको सावधानी बरतनी है ऐसे जगह से जहां पर छोटे जगह में ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। और एक और जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने आस पड़ोस में भी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है उनको भी आप प्रेरित करें कि वो भी वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि आप तो सुरक्षित हैं, आपने दोनों डोज लगा ली है, लेकिन जब तक आपका वातावरण नहीं सुरक्षित होगा तब तक आप सुरक्षित नहीं है। जी, तो आप सबको प्रेरित करें कि कोई छूट न जाए। बिल्कुल। डॉक्टर संजय, एक और यहाँ व्यवहारिक सवाल है। अब बहुत जगहों पर आयोजन होने लगे हैं, पब्लिक गैदरिंग होने लगी है, और उसके लिए जो विज्ञापन आते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर आता है या व्हाट्सएप पर आता है या मैसेज के द्वारा आते हैं, उसमें लिखा होता है कि इसमें आने वाले सभी लोग वैक्सीनेटेड हैं, इसलिए मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ तक सही है? ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। और अभी आपने एक लैंसेट का पेपर मैं बताता हूँ उसकी, जिन्होंने वैक्सीन लगाए थे जी, वहां भी 35-40% ट्रांसमिशन हुआ था वायरस का, जी, खासकर डेल्टा वायरस का। जी, तो आप अगर मास्क लगाते हैं जी, तो आप ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं वायरस को। जी, तो आप भले ही वैक्सीनेटेड हैं, आप अगर पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं तो जरूर मास्क लगाएं। जी, बिल्कुल। मास्क सुरक्षा कवच है और इस बात को बिल्कुल मत भूलिए कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना कोरोना संक्रमण से बचने का फुल प्रूफ उपाय नहीं है, इसलिए कोविड नियमों का पालन दोनों डोज लेने के बाद भी बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से मोहम्मद यामीन जी जुड़ गए हैं। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्ते डॉक्टर साहब को नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरोड़ी लोन जी। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ जैसे कि दीपावली पे पर्व में बहुत ज्यादा भीड़ हुई तो इससे कितनी वृद्धि हो गई मरीजों में?
मरीजों में क्या दीपावली और धनतेरस की जो बाजार में भीड़ दिखी, क्या उससे संक्रमण दर बढ़ा, ये जानना चाहते हैं। देखिए, दीपावली का क्या असर पड़ा है तो आने वाले 2 हफ्ते में पता चल जाएगा जी। लेकिन आपने देखा होगा कि बीच में बंगाल में केसेस बढ़ने लगे थे जी। दुर्गा पूजा के बाद, केरल में बढ़ने लगा ओणम के बाद जी। तो उससे कुछ सबक लेने की जरूरत है जी। और जो भी पर्व त्योहार मनाएं घर पे मनाएं, भीड़ भाड़ ना करें, वरना हमारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। जी। तो आप कोई भी फेस्टिवल करते हैं आप जरूर करें, फेस्टिवल करना जरूरी है, लेकिन भीड़ ना लगाएं। जी बिल्कुल, भीड़ से बचिए, सुरक्षित दूरी का जहां तक संभव हो सके पालन करिए, यही एक बेहतर उपाय है। हरियाणा के सोनीपत से अभिनव जी जुड़ गए हैं। अभिनव, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, डॉक्टर साहब। जी नमस्कार सर, मेरा सवाल एक तो ये है कि जैसे डेंगू भी या और भी कोई वायरल फीवर है, उसमें जो रिसर्चेज हो गई हैं अभी इंटरनेशनल भी और हमारे देश में भी, वो एलोपैथिक को लेके कंसीडर ज्यादा होती है और जो आयुर्वेदिक में रिसर्च है वो कंसीडर कम होती है। जी डॉक्टर संजय, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इनकी चर्चा का विषय बिल्कुल अलग है जी। और मुझे नहीं लगता कि इसका कोविड से कोई जी बिल्कुल, किसी और कार्यक्रम में इनकी शंका का और इनके सवाल का समाधान किया जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय, बहुत संक्षेप में आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली जैसे जगह पर या भारत के कई और जगहों पर प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अखबारों में और मीडिया में ये भी बात चल रही है कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर से कोरोना संक्रमण भी बढ़ेगा और कोरोना घातक हो जाएगा। क्या सच्चाई है इसमें और इससे बचने के लिए क्या किया जाए? देखिए, जब पॉल्यूशन होता है तो पॉल्यूशन में जो पीएम का लेवल बढ़ता है तो उसमें एक संभावना ये होती है कि कोविड का जो वायरस होता है वो ज्यादा देर तक रह सकता है। तो अगर वायरस ज्यादा देर तक रहता है तो उसके ट्रांसमिट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जी। तो डेफिनेटली प्रदूषण एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि कोविड को सरवाइव करने में मदद कर सकता है। जी। तो हमने देखा दिवाली के दिन पटाखे इतने छूटे सरकार के वैन के बावजूद। जी। तो मेरा मानना है कि लोगों की कुछ तो जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के नियमों का पालन करें। बिल्कुल। और उसके अगले दिन प्रदूषण की जो लेवल थी, अभी लगता है कि 2-3 दिन और चलेगा। जी। तो उसकी वजह से प्रदूषण जरूर बढ़ा है और उसके खिलाफ जब तक हम अभियान नहीं चलाएंगे या जब तक आत्म संयम नहीं रखेंगे, जी, तब तक प्रदूषण को कंट्रोल करना मुश्किल है। और जब प्रदूषण होगा तो उससे कोविड भी होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। जी। दिल्ली से हरदीप जी जुड़ गए हैं। हरदीप जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, बहुत संक्षेप में अपना सवाल पूछिए। नमस्कार आनंद श्रीवास्तव जी। जी नमस्ते। और डॉक्टर साहब जी को भी नमस्कार। सर, हम बाहर जैसे देखते हैं कि बुजुर्गों ने ज्यादा मास्क उतार रखे हैं, तो इसकी क्या वजह, उनको कोरोना से खतरा नहीं है? जी डॉक्टर संजय, बहुत संक्षेप। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम बुजुर्ग को ब्लेम करें या किसी पर्टिकुलर जेंडर को ब्लेम करें, मेल फीमेल को ब्लेम करें। ये तो आपका एक इंडिविजुअल परसेप्शन है। जी। अगर इंडिविजुअल परसेप्शन आप में है कि मास्क लगाना है तो आप लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। जी बिल्कुल। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर भले ही आप वैक्सीनेटेड हो लेकिन मास्क जरूर लगाएं। मास्क जरूर लगाइए और कोविड नियमों का पालन करिए, तभी कोरोना संक्रमण से हम सब बचे रह सकते हैं। डॉक्टर संजय, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो जैसा कि डॉक्टर संजय बता रहे थे कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी कोविड नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। आप सभी मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, साबुन पानी से हाथ धोते रहिए और सुरक्षित दूरी बनाए रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।